वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे कुछ 11th में बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी और 11th की वीडियो मैंने कोई अपलोड बहुत दिन से नहीं करी। अब ये मेरी पहली वीडियो यहाँ से अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ। बहुत बच्चों की डिमांड थी सर सेट थ्योरी या कुछ चीज़ों बताओ, कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था इस बारे में, या कुछ 11 की वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो आज से आपकी 11 की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। 11 की वीडियो में यहाँ पर सेट थ्योरी फॉर क्लास 11 हैशटैग अमित मैथ्स क्लासेस आप सर्च करोगे आपको तुरंत मेरा चैनल मिल जाएगा। यही लिखना पड़ेगा आपको, इतना लिखना तभी मिलेगा। आप ऐसे लिखिएगा, बहुत सारे लोग अमित गुप्ता हैं इसलिए मैंने अमित मैथ्स क्लासेस लिख दिया साथ में, ये मेरी क्लास का नाम। मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ सेट थ्योरी। मैंने आपसे कहा ना मैं सेट थ्योरी आपके लेवल में पढ़ाऊँगा जितना है। एनसीईआरटी डन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डन, आर डी शर्मा का भी लूँगा पार्ट, कुछ अलग का पार्ट का भी लूँगा और कुछ कंपटीशन को भी आपको समझाता रहूँगा। लेकिन हाँ बेसिक आपको पूरा क्लियर कराऊँगा। आपको हर एक बेसिक होगा, जरूरी नहीं है आपको क्वेश्चन आपको कराए जाएँ या सब। मैं क्वेश्चंस वो कराऊँगा जिससे सब क्वेश्चंस बनने लगे, चीज़ें समझाऊँगा बहुत अच्छे से ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेट, और उससे पहले सेट से पहले ये समझते हैं सेट को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। साइंटिस्ट बहुत सारे थे लेकिन एक साइंटिस्ट को हमेशा जाना जाता है, जॉर्ज कैंटर। एक जॉर्ज कैंटर थे, उन्होंने क्यों इसको जाना जाता है मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। जॉर्ज कैंटर ही क्यों माने जाते हैं, ऐसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, नाम इसकी पे मेरे पास मुझे याद नहीं। जॉर्ज कैंटर, जिनका याद उनको बताते हैं, ये होता है कैंटर। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक कैंटर सेट भी होता है। आपने पढ़ा होगा रियल सेट, रियल नंबर्स, एक पढ़ा होगा इमेजिनरी नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ऐसे कैंटर एक सेट होता है। अच्छा नंबर क्या होता है पता है? एलिमेंट का सम, एलिमेंट का कलेक्शन। जो एलिमेंट का कलेक्शन होता है वो क्या होते हैं? नंबर्स। यही तो बोला आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर लिखे। क्या नंबर लिखे? इस नेचुरल नंबर में क्या है? ये नेचुरल नंबर क्या है? मैंने बोला व्हाट इज द नेचुरल नंबर, आपने कहा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। कलेक्शन ऑफ, जब आप एलिमेंट को रख रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो, ऑक्युपाइड करके वहाँ पर रखते हो, उसी चीज़ को हम लोग सेट कहते हैं। तो क्या हम लोग इसको कलेक्शन को सेट नहीं बोल सकते हैं? सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट। तो इसी कलेक्शन का जो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेट हो। लेकिन इसको थोड़ा सा अलग वे पे समझाना है, अलग वे पे समझाना है। इसी समझाते हैं क्या है, सुनिएगा थोड़ा एग्जाम्पल लेके बताते हैं सेट क्या है। सेट को नॉर्मली हम लोग कलेक्शन के नाम से जान सकते हैं। सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट को हम लोग ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, ये मेरी ऑब्जेक्ट है। एक राजा के लिए ऑब्जेक्ट क्या होती है? उसकी प्रजा, ये बोलते हैं ना, वहाँ के जो भी किंगडम के जो भी लोग होते हैं, यहाँ पे जो पीपल्स होते हैं उन्हीं को तो बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट वो हो गया। अच्छा ये क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट रखे हो सब कुछ, वस्तुएं है ना, सब्सटेंस, या उन्हीं ऑब्जेक्ट को एक वर्ड बोल दिया जाता है एलिमेंट्स। कहीं कहीं एलिमेंट बोलते हैं ना। अच्छा उनको एक जगह रख दिया जाता है, कहते हैं कलेक्शन रखा है। देखो ये क्या कलेक्शन है बुक का, क्या कलेक्शन है रिंग्स का, ठीक है। पेयर, जूतों को पेयर बोलते हैं, जोड़े, पेयर भी बोला जाता है। कलेक्शन को पेयर के नाम से भी बोल देते हैं। कभी बोला तो कि कलेक्शन ऑफ शूज़, तो बहुत सारे शूज होते हैं, जब एक दो शूज होते हैं तब क्या बोलते हैं? पेयर, पेयर कहते हैं। अच्छा ऑरेंज रखे हुए हैं खूब सारे, कलेक्शन ऑफ ऑरेंज रखा है, कलेक्शन ऑफ ऑरेंज, ऐसे ऑरेंज कलेक्शन है। अच्छा उस ऑरेंज कलेक्शन में एलिमेंट भी तो है। ऑरेंज क्या है? छोटे छोटे, एक टर्म क्या है? एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, जब बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे तो कलेक्शन बन जाएगा। अच्छा कलेक्शन को हम लोग और नाम से भी जान सकते हैं, सेट। अच्छा अंगूर की गुच्छे, अंगूर पर देखा ना क्या बोलते हैं उसको? बंचेस, क्या कहते हैं? बंचेस ऑफ ग्रैप्स। अच्छा ग्रैप्स को कलेक्शन क्यों नहीं बोला? कलेक्शन क्यों नहीं बोला? तो मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही वर्ड बोला जाए। गुड का मतलब हमेशा अच्छा होता है, ठीक, जरूरी नहीं कि गुडी का मतलब हमेशा अच्छा होता है। और बहुत सारे टर्म भी होते हैं, साइनोनियम्स भी होते हैं, तो ये साइनोनियम्स वर्ड है, ठीक। आपको सर इंग्लिश पढ़ा रहे हो आप, इंग्लिश नहीं है ये पूरी हो। तो मैंने आपसे क्या कहा, आप सुनो। अब मैं डेफिनेशन लिखा है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा इसमें हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे होंगे ना, जब उनको बताऊंगा थोड़ा हिंदी में थोड़ी चीज़ें कम चीज़ें होती, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग इंग्लिश में ही समझना इस चीज़ को। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अभी लिखोगे हिंदी में तो सर नहीं हमें पढ़ना ही नहीं है, यही बोलोगे। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स ऑफ, डबल कॉमा के अंदर। ये किसी ने डेफिनेशन दी थी, किसने दी थी मुझे नहीं पता।
इसीलिए इसको कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, मतलब क्या बोला उसने, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है, ऑब्जेक्ट मतलब एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो कलेक्शन रख दो, लाओ सेब ले आओ, केला ले आओ, सब ले आए, तो क्या है मेरे पास, क्या कंटेन है, किसका कलेक्शन है, फ्रूट्स का कलेक्शन, किसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड सेट, क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, किसका, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को ले लिया मैंने अपने पास, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड सेट। मेरी बात सुनना, एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल लिख लिया, एग्जाम्पल लिखा, कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बॉल्स, कलेक्शन ऑफ कुछ भी बोल सकते, बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, या स्टूडेंट कलेक्शन ना बोल के मेंबर ऑफ, या बहुत सारे और भी बोल सकते हैं। अच्छा, एलिमेंट को मेंबर ही बोला जाता है, मेंबर है किसी ना किसी के एलिमेंट है ना, इनको ही बोल सकते हैं। कलेक्शन ऑफ बुक्स, वर्ड को थोड़ा मेरी बात समझना, आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मैंने क्या वर्ड बोला, ऑब्जेक्ट को एक जगह पे रख दिया गया, हिंदी में बोलते हैं वस्तुओं का संग्रह, समुच्चय कहलाता है, वस्तुओं का संग्रह, वस्तु एक वस्तु, दो वस्तु, वस्तुओं मतलब बहुत सारी वस्तुओं, संग्रह मतलब एक जगह रख दो, उनका संग्रह एक जगह एकत्रित कर देना, क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को हिंदी में बोलते हैं सेट, इंग्लिश में बोलते हैं सेट, तो समुच्चय कहलाता है क्या, वस्तुओं का संग्रह। अच्छा, उससे अच्छी इंग्लिश डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, अब मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, कलेक्शन ऑफ क्लॉथ इज कॉल्ड सेट। कलेक्शन ऑफ फ्रूट, मेरे पास मैंगो भी है और पपाया भी है, बनाना भी है, पोमग्रेनेट भी है, गुआवा भी है, तो मेरे पास घर में रखा है, कलेक्शन ऑफ फ्रूट है, तो ये भी सेट है। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसको बोलते हैं सेट। डेफिनेशन समझ में आई आपको, डेफिनेशन क्लियर हुई, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है, रुको सही है, लेकिन अभी अगर मैं आपको क्लासीफाई कर दूं तो आप लोग कहोगे सर ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। अगर मैं आपसे कहता हूँ जाओ एक जगह पे आपको बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं, आपने कलेक्शन ऑफ फ्रूट रखा है, ये देखो कलेक्शन ऑफ फ्रूट है, मान लीजिए फ्रूट रखे कलेक्शन ऑफ, उसमें क्या रखा हुआ है, उसमें मैंगो भी रखा है, ऑरेंज भी रखा है और एप्पल भी रखा है। आप गए उठाने गए, अरे देखोगे पहले ना कौन सा एप्पल है कौन सा सेब, उठाओगे तब लेके आओगे। मैंने आपसे कहा बुक्स लेके आओ जरा, एक जाओ क्लास 12 की एक बुक लेके आओ शर्मा की, लेकिन जब वहाँ देखा तो वहाँ तो इतनी बुक रखी है तो समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी बुक रखी है, तुमने क्या लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ बुक्स, क्या रखा हुआ है, इसलिए मैंने लाइब्रेरी का नाम नहीं लिया, मैंने लाइब्रेरी नहीं बोला था, मैंने कलेक्शन ऑफ बुक बोला है। तो कलेक्शन ऑफ बुक्स में क्या बुक का कोई पर्टिकुलर नेम लिखा है क्या, कि मैथ की है, इंग्लिश की है, कि बहुत सारी बुक रखी है। आपसे मैंने क्या बोला, आर डी शर्मा लेके आओ, आप गए कहाँ है मैथ की, पहले फिर उसमें देखोगे आर डी शर्मा की बुक कहाँ है, ये तो बोलोगे पहले गए देखने मैथ कहाँ है भाई, बुक ही नहीं मिल रही, मतलब दिक्कत हुई तुम्हें। कलेक्शन को करने में, कलेक्शन तो कर दिया लेकिन आपको एलिमेंट को पहचानने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब कुछ तो दिक्कत है। डेफिनेशन को नया करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा, कुछ तो यहाँ पर उसने रिसर्च करी होगी। फिर एक डेफिनेशन देखो आई जॉर्ज कैंटर, जॉर्ज कैंटर ने इसको दिया, बाई जॉर्ज कैंटर, सुनना क्या लिखा हुआ है, यही मेन डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। हिंदी में बोलते हैं इस वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, क्या बोलते हैं, देखा लगी कठिन, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित मतलब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इंग्लिश वर्जन में आ रहा है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या बोला, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, अनिल बेटा मैंने बोला वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, हिंदी में सुपरिभाषित बोल दोगे, मतलब क्लियर नहीं हो रही बात, लेकिन मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूंगा तो आपको समझ में आ गया। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ,
आप गए शॉपकीपर के पास, फ्रूट शॉपकीपर के पास, वहाँ गए, देखा यार सेब रखे अलग से ऐसे करके, देखो ऐसे ऐसे करके, ये रखे रखे ना, और ऐसे ही बगल में क्या रखे हैं, ऑरेंज भी रखे हुए, ऐसे ही ऑरेंज भी रखे हुए। अभी तक क्या था, कलेक्शन ऑफ फ्रूट था, लेकिन सब एकदम मिक्सअप थे। वो सिर्फ क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्या है, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो फ्रूट्स तो हैं, लेकिन सब अलग अलग रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं, गए पपाया, लो सर पपाया, क्या ऑरेंज, ये लो ऑरेंज। आप गए बुक्स लेने, तो लाइब्रेरी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, सारी बुक्स अलग अलग जगह पे रखी होती है, मैथ अलग रखी होती है, फिजिक्स अलग। अब मैंने आपसे कहा कि सक्षम प्लीज स्टैंड अप और बुक लेके आओ, और लेके गए। आप कह रहे सर कौन सी बुक चाहिए, क्लास 12 की आरडी शर्मा, जी सर ये रखिए, ले आए, गया तुरंत देखा, ले आए। क्यों देखा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी वजह से, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, कैसा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है बेटा, वेल डिफाइंड, एक ऐसा संग्रह है। वस्तुएं तो रखी हैं, लेकिन कैसी रखी है, एक ऐसी रखी है जो हम आराम से पहचान सकें, जिसके बारे में आराम से स्टडी कर सकें। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो ऑरेंज, बहुत सारे ऑब्जेक्ट। अब अगर एक साथ पढ़े होंगे तो आप ये भी देख नहीं पाओ कौन सा खराब है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं सेट, इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सेट कहते हैं इसको हम लोग। क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग, कैसा सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ इतनी बात, इतना प्रोग्राम को बताते हैं बेटा। इतनी बात समझ में आपको जरा बताइए, बात को मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया। अब बात आती है सर सेट, तो ये सही है, ये तो जनरल वे पे आपने समझाया, थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताइए, चीज़ों को थोड़ा समझाइए। सर सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या सेट को लिखा किससे आता है, नोटेशन ऑफ सेट लिखा किससे आता है, किससे दिखाते हैं, दर्शाते किससे, नोटेशन ऑफ सेट। अगला यहाँ पे आजकल आएगा नोटेशन ऑफ, किसी भी सेट को कैसे डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए, जो सेट होता है वो बहुत बड़ा वर्ड होता है, जाहिर सी बात, सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं ना। जैसे मैं आपका सेट हूँ, आप मेरे अंडर में हो, किसके अंडर में हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, एक सेट हूँ, और आप लोग कलेक्शन हो मेरे, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, किसके, अमित गुप्ता मेरे। तो मैंने आपसे बोला जो भी सेट होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में हमेशा लिखे जाते हैं, ठीक है, किस में लिखे जाते हैं हमेशा, जो भी सेट होते हैं या सेट के एलिमेंट, जो भी सेट को लिखा था, सेट को ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, या नोट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, नोटेशन करते हैं, लिखते हैं किससे, कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एस, इससे डिनोट करते हैं। अच्छा, अब उस सेट के अंदर एलिमेंट भी होंगे, और उन एलिमेंट को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। तो मैंने आपसे क्या बोला, जो सेट को नोट किया आता है वो किससे नोट किया आता है, ऑलवेज कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एलिमेंट को, द एलिमेंट ऑफ एनी सेट रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल लेटर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे एग्जाम्पल लिया था इसमें, मैंने क्या लिया, कोई मान लो कोई एक ए सेट है, और उस सेट के अंदर, और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, किससे लिखा जाता है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और अगर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है तो वो सेट नहीं है। सबसे मेन बात, उस सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही डिफाइन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट के जो भी अंदर एलिमेंट आएंगे तो वो पूरा क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा। मेरी बात को क्लियर किया। अभी मैं अगर आपको एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा तो आप कर नहीं पाओगे। कैसे, आप दिमाग नहीं लगा रहे हो। मैंने क्या बोला, कोई भी एक सेट जो भी हो गया उसके अंदर जो भी एलिमेंट हो गए, मैंने एग्जांपल लिया, मान ले कोई एक सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट 5 हैं, वॉवेल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। क्या लिखे हुए हैं, वॉवेल। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हो गया कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या हो गया, सेट हो गया। क्या हो गया, ये सेट हो गया। अब ये सेट कैसा है, किसका है, किसके एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए, ए, ई, आई, ओ, यू, कलेक्शन ऑफ वॉवेल, कलेक्शन ऑफ। अच्छा, आप एक बात कहो सर, क्या हम लोग इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीट चीज़ें कभी भी अलाउड नहीं होंगी, वो हमेशा एक ही बार रहेगी। सेकेंड थिंग, हमेशा सेट को किससे,
कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट के एलिमेंट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऑक्यूपाइड किया जाता है, रखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अगर मैंने आपसे कह दिया कोई ये लिखा हुआ, मान लीजिए एस बराबर लिखा है 0 1 2 3 4 5, बताइए किसका सेट है? ये सेट है? ये सेट है क्या? नेचुरल नंबर तो 0 से स्टार्ट ही नहीं होता है, होल नंबर, ये सेट ही नहीं है। ये क्या है? ये किस ब्रैकेट में नहीं है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर नहीं। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लगा के इस वर्ड लगा दो तो हो जाए, कोई अलग बात, लेकिन जब तक कर्ली ब्रैकेट नहीं तो वो सेट नहीं। पेपर में क्वेश्चन आए हुए, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको अच्छा करना, आप सिर्फ एनसीईआरटी बुक लगाना। जितने ये बच्चे जो इंटर के बच्चे होते हैं लगाते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग लगाओगे ना तो कहोगे कि हाँ लगाइए। ये लाइन जो मेरे वर्ड है ना, ये वर्ड, ये जिसने सुन लिए उसको याद रहेगा। क्या वर्ड बोला? एलिमेंट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। वो वही किसको डिफाइन करते हैं? किसी न किसी एक सेट को डिफाइन करते हैं। कोई भी एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो वो सेट को डिफाइन कर रहा है, और अगर नहीं आया तो वो सिर्फ एक एलिमेंट है, उस सेट को डिफाइन नहीं कर रहा। अभी डिफाइन नहीं कर रहा, इम्प्लाइज नहीं कर रहा है। कुछ सेट थ्योरी में कुछ सिंबल होते हैं, उन सिंबल को भी बताएंगे, पहले थोड़ा सा ये समझा देते हैं। ये बात क्लियर हो गई? अब ये मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं सर, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। क्या लिया? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। किसका? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, अब प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? नेचुरल नंबर क्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये क्या लिखा हुआ है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। आप कह दो कि सर सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक सेट का डेफिनेशन है, इसको लिखा कैसे जाता है? ठीक, जैसे आपने कहा, मैंने लिख दिया। देखो, मान लो कोई एक ए सेट है, उसके अंदर क्या एलिमेंट रखे गए? 1 2 3 4 5 6 7 डैड डैड डैड, कहाँ तक रखे गए? बहुत दूर तक रखे गए। ये सब कैसे एलिमेंट है? नेचुरल नंबर के एलिमेंट है एलिमेंट, ये भी अच्छे लिख सकते हो। अब इसी से एक टॉपिक बन गया, सर क्या हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? कोई 2-3 मेथड से सेट को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, या सेट के 2 टाइप से उसको लिख सकते हैं। ये सेट का नोटेशन है, कैसे लिखा जाता है सेट को, सेट को किस फॉर्म में लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। किस तरीके से लिख सकते हैं, ये 2 मेथड है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब कैसे दर्शाया जाता है चीज़ों को। अब इसके 2 प्रकार है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सुनना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को लिखने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड, तो पहला मेथड बता रहा हूँ, ये होता है रोस्टर मेथड। क्या होता है? रोस्टर मेथड। दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। क्या होता है बेटा? पहला क्या होता है बेटा? रोस्टर मेथड। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर मेथड। सुनो मेरी बात सबको, अब आपको बता दें, ये क्वेश्चन लिखा था, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। किसी भी कलेक्शन को कर्ली ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के फॉर्म में लिख देना, एलिमेंट के फॉर्म में लिखना। किसी भी सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट के फॉर्म में लिखना, जैसे एलिमेंट लिखे हुए, इनको क्या बोलते हैं? रोस्टर मेथड। क्या कहते हैं? और अगर उसको सेट के फॉर्म में लिखना, अभी सेट के फॉर्म में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से लिखा जाता है। वो बहुत सरल होता है और वही लिखना होता है आपको हमेशा, मेन वही होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको सब चीज़ एग्जाम्पल समझाएंगे, जा समझाएंगे। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, आपने क्या लिखा? ये लिखते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या लिखते हैं? या कलेक्शन ऑफ, चलो नेचुरल नंबर लिखते हैं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको 2 प्रकार से लिखते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। नंबर 1, पहला मेथड रोस्टर मेथड। मान लो कोई एक ए सेट है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का मीन क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 डैट 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 डैट, कहाँ तक? बहुत कम तक। इस तरीके से किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, दिखाना क्या कहलाता है? रोस्टर मेथड कहलाता है।
अब इसके जो दूसरा मेथड आ रहा है इसमें कुछ सिंबल यूज होंगे। अभी आप समझ लो सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल अभी लिखवा देते हैं। तो उन सिंबल को मैं लिखवा दूंगा, इन सिंबल को बोलते हैं क्या क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। अभी बस लिख लो। अब इसी का दूसरा मेथड क्या है, इसको थोड़ा अलग तरीके से कैसे लिखते हैं सर, ये बड़ा कठिन हो जाएगा। अब कहाँ तक लिखेंगे नंबर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कहाँ तक लिखेंगे, करोड़ 10 करोड़ मिलियन 10 मिलियन कहाँ तक लिखेंगे, नहीं आता। मैंने क्या किया, कुछ करने जा रहे हैं, क्या लिखा, इसको सेट के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। सेट क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स, सुनना, एक्स सच दैट एक्स। अब ये सच दैट क्या है, एक सिंबल है। अब सिंबल का नाम भी लिखवा देंगे, अभी समझ लो। एक्स ऐसा है कि, एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स एक एलिमेंट है, वो ऐसा है कि एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। अभी बिलोंग क्या होता है सर, आपने सिंबल नहीं बताया, अभी बताते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर, किसको बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर तो देखो सब आ गए, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 1 रखो, एक्स का मान पहला 1 हो गया, 2 रखो 2 हो गया, 3 रखो 3 हो गया। अभी टीचर समझेगा कि एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है। अब ये क्या, बिलोंग, ये सिंबल होता है बिलोंग, इंगित कर रहा है इसको, है ना, इसको दर्शा रहा है बिलोंग, ठीक है, इस पर दर्शा रहा है, इसको क्या कर रहा है, बता रहा है, एक्स बिलोंग नेचुरल नंबर। अब आपके दिमाग में आया सर ये नेचुरल नंबर एन होता है, ये एन से पहले डंडा क्यों लगाया हुआ आपने, पहला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यही है। एक्चुअली क्या होता है, एन फॉर होता है नोस और एन फॉर होता है नेक्स्ट, हम तो ये भी बोलते हैं भाई। आर क्या होता है, रियल, आप लोग तो रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं आर होती हैं। मैंने क्लास में बताई आप लोग को कि आर फॉर तो रेड भी हो सकता है और आर फॉर रिलेशन भी होता है। आपने कभी बुक उठा के देखी, उस बुक में देखना तो आर हमेशा डार्क बना होता है, डार्क, क्यों कि आर का कोई सिंबल ही नहीं होता। आर से पहले हमेशा एक लाइन खींची हुई डंडा लिखते हैं, ये होता है मैथमेटिकल सिंबल। इस सिंबल को मैथमेटिकल रियल नंबर बोलते हैं, ये होता है रियल नंबर, ना कि आर रियल नंबर होता है। एन से पहले लाइन यहाँ लिखी होती है, वैसे यहाँ लगी होती है, लेकिन इसको थोड़ा दिखा नहीं पाते हैं टीचर लोग, या हम लोग नहीं दिखा पाते, इसलिए एन को हम यहाँ लगा देते डंडे में, एक लाइन को लोग यहाँ खींच देते हैं। तो ये होता है नेचुरल नंबर, क्यों के पहले आगे लगाते हैं, ये मैं आपको लिखवा दूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होता है, उससे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। अब आप लोग समझ लो, छोटी क्लास नहीं हो कि आप लोग को आप स्टैंडर्ड पढ़ना है, आपको कोई पढ़ाया ना पढ़ाया वो अलग बात है, कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्कूलों में क्या पढ़ते हो, एक चीज़ें अलग, ये कहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोग कहोगे सर बुक में तो यही लिखा हुआ है, हाँ लिखा है, ठीक, चीज़ें अलग बात। तो मैंने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफाइन करने का तरीका अलग है। सी के पहले लाइन, अंदर डंडा लगा देते हैं, तो वो होता है नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आपको बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा कि ये सिंबल सर नहीं बताया आपको, तो सिंबल आपको बताते हैं इसके बाद। पहले आप ये नोट कर लो, इसके एग्जाम्पल्स खूब सारे बताएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ बताएंगे, मैं खुद बताऊँगा कि सेट मेथड में करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ताकि आपको समझ में आने लगेगा। सेकेंड थिंग, सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ो, चीज़ क्लियर होगी। अब बेटा आप लोग कुछ ना सिंबल जरा देख लो कि सिंबल, ये जो लिखा था ना, ये सिंबल थोड़ा दिक्कत करता है। आओ देखो, पहले ही सिंबल देखो आपका जरा उल्टा, वी को काट दो, नहीं वी को काट दो, इसको बोलते हैं फॉर आल। क्या बोलते हैं, फॉर आल, मतलब सभी वैल्यू के लिए, ठीक है। सभी, सुनो ये क्या मतलब, फॉर आल, फॉर मतलब जानते हो क्या होता है, सभी वैल्यूज के लिए। एक्स बिलोंग, फॉर आल ए कॉमा बी बिलोंग रियल नंबर, ए और बी एक एलिमेंट है, वो इसके जितने मान निकलेंगे, रियल नंबर की जितनी वैल्यू होंगी ए और बी की, जो भी वैल्यू जो आप रख सकते हो वो सब किसकी होंगी, रियल नंबर की होंगी। ऐसे बोला था फॉर आल, ठीक है। इसका वर्ड, इसका यूज बहुत कम है आपकी बुक में, है ही नहीं, फिर भी बताना जरूरी है। एक वर्ड आता है, ये देखिए, बिलोंग, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग का मतलब क्या होता है, ये इसके अंदर है, ये इसको बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इसी से निकला है, ये इसी से निकला है। जैसे हम आपको अपने वे बताएंगे, देखो जनरल वे पे एग्जांपल लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। साधारण शब्दों में जो यहाँ की बातें होती हैं यहीं से समझा दो, सेट थ्योरी को याद हो जाएगा। जैसे मैं अपने पापा का एलिमेंट हूँ, मैं अपने फादर का एलिमेंट हूँ, तो अमित बिलोंग फूलचंद गुप्ता। मैं अपने पापा का एलिमेंट हूँ, तो मैं एलिमेंट हूँ किसका, अपने पापा का,
तो मेरे पापा क्या हो गए मेरे, वो अलग बात, वो सेट हो गए, हम उन्हीं से निकले हैं ना, हम उनके एलिमेंट हैं, तो हम बिलोंग कर रहे हैं उनको, क्या कर रहे हैं, हम बिलोंग कर रहे हैं। तो मान लो कोई एक सेट ए, मान लो ये है एक सेट ए है, एक सेट के अंदर ये है कि नहीं, तो यहाँ पर 1 किसको बिलोंग करेगा, ए सेट को बिलोंग करेगा। 1 का एलिमेंट ए के अंदर है ना, 1 का एलिमेंट किसके अंदर है, अब देखो 1 एक क्या है, एलिमेंट है, एलिमेंट, मेरी बात सुनना, कोई करली ब्रैकेट नहीं, अगर करली ब्रैकेट आ गया तो सेट हो जाएगा, और बिना करली ब्रैकेट के तो एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, क्या एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, देखो यहाँ पे जरा, हाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग मतलब उसके अंदर से निकला हुआ है, ये उसी का एलिमेंट है। जैसे मैं अपने पापा का एलिमेंट हूँ, आप अपने पापा के एलिमेंट हो, मम्मी के हो, पापा के हो, जिसको भी बात बोल सको, ये एलिमेंट उसी का है। चुम्बक, चुम्बक को तोड़ दो तो चुम्बक का दूसरा वाला पार्ट उसी चुम्बक का एलिमेंट होता है, ध्यान रखिए, ऐसे एग्जाम्पल समझोगे आप लोग। अगला नंबर, इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे कट कर दिया जाए तो नॉट बिलोंग, क्या होता है बेटा, नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग हो जाएगा। अगला नंबर, ये देखो इम्प्लाइज, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग, इम्प्लाइज। इम्प्लाइज का वर्ड होता है इंगित करता है, क्या करता है, अच्छा ऐसे कर दो भैया, इधर जाओ, ऐसे ऐसे बना होता है ना इंगित करना, ऐसे मतलब डायरेक्शन बताता है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, राइट हैंड साइड जा रहे हो, इम्प्लाइज पार्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, पढ़ा है ना, लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं इम्प्लाइज और राइट हैंड साइड को बोलते हैं कन्वर्स पार्ट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब अभी आप लोग आ रहे हो, थोड़ी बड़ी क्लास में आ रहे हो, तो अब आप लोग कभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं पढ़ोगे। 2 प्रकार की मैथमेटिक्स होती है, एक होती है अप्लाइड, एक होती है प्योर। जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है उसमें लेफ्ट और राइट चलता है, और जो प्योर मैथमेटिक्स होती है उसमें इम्प्लाइज और कन्वर्स चलता है। इम्प्लाइज पार्ट मतलब इसको तो आप इससे बदल सकते हो, लेकिन इससे आप इसको बदल नहीं सकते हो। तो कहते हैं ना कि इम्प्लाइज मतलब हर चीज़ वैल्यू सेम है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऐसे बस होता है। अब इसके बारे में आप लोग बड़ी क्लासेस में पढ़ना शुरू करोगे, ठीक, हम समझना शुरू करते हैं अच्छे से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोथ इम्प्लाइज, क्या होता है, बोथ इम्प्लाइज। अभी दोनों तरफ जा रहा है भैया, इधर भी जाओ इधर भी जाओ, रास्ता इधर भी है रास्ता इधर भी है, बोथ इम्प्लाइज मतलब दोनों तरफ की है। जैसे मैंने बोला एक्स है, ठीक, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो ए का भी है और बी का भी है, मतलब मैं एलिमेंट हूँ अपने पापा का भी है, मम्मी का भी, ठीक है। मेरे पापा हो गए एलिमेंट सेट हो गए, मेरी मम्मी हो गए सेट हो गई, मैं इनको भी बिलोंग कर रहा हूँ, मैं इनको भी बिलोंग कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोथ इम्प्लाइज हूँ। कैसा इम्प्लाइज हूँ, बोथ इम्प्लाइज, इसी को बोथ इम्प्लाइज कह देते हैं, ठीक। अच्छा, कुछ वर्ड ऐसे भी है जिनको आपको समझाना है, लेकिन इसके बारे में आपको आगे बताते रहेंगे, सिर्फ लिखवा देंगे यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, ये एक वर्ड अभी पढ़ाओगे, ये देखो सच डैट, ऐसा है कि, कैसा है, एक्स ऐसा है कि, कैसा है, एक्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, एक्स ऐसा है कि, एक्स सच डैट, कैसा है, सच डैट, ठीक है। इसी सच डैट का एक सिंबल और भी होता है, और ऐसे लगा दो, एक लाइन होती है ऐसे ऐसे, एक्स सच डैट एक्स, ऑब्लिक बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लाइन लिख देते हैं, ऐसे लिखा होता है, ये भी सही है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके। अच्छा देखिएगा, इसी बोलते हैं सच डैट। डन, बहुत सारे ऐसे सिंबल बता दूंगा तो आपको बता दूंगा। एक उल्टा ई लिख दो, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करता है मतलब ये वैल्यू होगी, अस्तित्व है इसका। अगला नंबर एक होता है आई डबल एफ, सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ को आई डबल एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, काम पड़ेगा इसलिए बता देगा प्रॉब्लम। अच्छा, एक और वर्ड देखो, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल, ऐसे, या इसी को हम लोग जीटा ही बोलते हैं, ठीक। बहुत कठिन वर्ड होते हैं तो तुम लोग पढ़ते बहुत सरल। यूनिवर्सल मतलब होता है बहुत बड़ा सेट, मतलब फादर ऑफ सेट बोल सकते हो, सबसे बड़ा सेट, पापा मेरा सेट है, फादर है वो, इसीलिए क्या बोला इसको, यूनिवर्सल सेट। अच्छा अब सुनिएगा, इस यू का मतलब होता है यूनियन, अब क्या है इसका मतलब बात बताएं, यूनियन। एन का मतलब उल्टा ही हुआ, लिख दो, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। अच्छा, इसको एक सी लिख दो, उसके नीचे लाइन बना दो, इसको बोलते हैं सबसेट। अगर सी लिख दो से वैसे तो प्रॉपर सेट,
और इसी सबसेट को उल्टा कर दो तो सुपर सेट। ठीक, आई और ई लिख दो डॉट में तो दैट इज, ई और जी लिख दो इस साथ में तो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एस टी लिख दो एग्जाम में तो सच दैट, पी टी लिख दो तो प्रूव दैट। सावधान है, कुछ अगर भूल जाए तो बता देंगे बाद में, ठीक है। आर का मतलब पता ही, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना। इतने लिख लो, आज के इतना रखो। अच्छा, कुछ और टर्म भी हैं, अगर मान लो कोई कभी मान लो ना यार, यहाँ पर आपके लिए इतने सफिशिएंट वैसे है, और भी इतने आपके लिए सफिशिएंट है, लेकिन इस पेज को आप छोड़ देना, इस पेज को आप सिंबल वाले सम को छोड़ से देना, ताकि और भी जो टर्म आते रहेंगे तो आप इसके नीचे लिखते रहो साथ, एक ये आपका पूरा कंटेन हो जाएगा। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी आपके लिए, इंट्रोडक्शन क्लास थी सेट की। अब आप समझोगे सेट के बारे में पूरा प्रॉपरली समझोगे। मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ कल इसकी, आप लोग सिर्फ इतना पढ़ के आए, इतना पढ़ाया है, कोई मतलब नहीं आता आपको पढ़ने की, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कितना पढ़ा है, आपको मज़ा आ जाए क्लास पढ़ने में। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास। बहुत मेहनत करिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, थोड़ा ध्यान रखिए, ज़रूर से ज़रूर सभी लोग अपना प्यार दिखाओ। बाय बाय क्लास।